आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का भाग 8। देवांश और उसके पेरेंट्स पर उसकी नजर पड़ी। उसके कदम अपनी जगह पर ही ठिठक गए। वो हैरानी से उन सबको देखने लगी। देवांश की नजर भी उस पर गई। उसने सर से पांव तक उसे गहरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आद्विका ने पीच कलर का एक बहुत सुंदर सा सूट पहना था। चेहरे पर हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो और दिनों से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। शोभा की आवाज सुन उसकी तंद्रा टूटी। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। शोभा ने उसे कुछ इशारा किया तो उसने जाकर जिग्नेश और आशा के पैर छू लिए। वो फिर से शोभा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। आशा ने उसे अपने पास बैठने को कहा तो वो शोभा को देखने लगी। शोभा ने उसे पलके झुकाकर सहमति दी तो वो धीमे कदमों से चलकर आशा के पास जाकर बैठ गई। आदिका समझ नहीं पा रही थी कि कल तक देवांश और उसके पेरेंट्स से सीधे मुंह बात भी ना करने वाले उसके परिवार वाले आज उनके इतने आवभगत क्यों कर रहे थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर उलझनों का सैलाब उमड़ा हुआ था जो कहीं ना कहीं देवांश को अच्छा लग रहा था। हमें हमारे बच्चों की खुशी बहुत प्यारी है। अगर इनकी खुशी एक दूसरे में ही है तो हमें भी दोनों को अपना आशीर्वाद दे देना चाहिए। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो हम अपनी बेटी को शगुन देकर रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। जिग्नेश ने चाय का कप टेबल पर टिकाते हुए कहा। जी, जैसा आपको ठीक लगे। प्रफुल्ल ने हाथ जोड़कर अपनी सहमति दी। आद्विका ने झटके से सर उठाकर अपने पापा को देखा। क्या उसके परिवार वाले देवांश से उसका रिश्ता पक्का कर रहे हैं? वो हैरानी से सबको देखने लगी। सबके चेहरे पर खुशी थी, मानो किसी का कोई ऐतराज ही ना हो। उसका सर चकराने लगा था बुरी तरह। उसने देवांश को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे समझने में आद्विका असमर्थ थी। आशा ने उनसे एक लाल रंग का खूबसूरत सा दुपट्टा ओढ़ाया और फिर उसकी झोली में फल, नारियल, कपड़े, मिठाई और भी कुछ सामान को शगुन के तौर पर रखकर आद्विका को अपनी बहू के तौर पर चुन लिया गया था। देवांश को आद्विका के बगल में बैठाया गया। फिर प्रफुल्ल ने शगुन के तौर पर कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, फल उसे दिए और इस तरह आद्विका और देवांश का रिश्ता पक्का कर दिया गया। आद्विका बिल्कुल पत्थर सी होकर बैठी रही। अपनी जिंदगी में हर दिन आते ये नए नए मोड़ अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। महज चंद दिनों में उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वुड बी मिसेस पारिक। देवांश उससे थोड़ा करीब आया और उसकी सबसे नजरें से बचाकर उससे कुछ आद्विका के कान में मुस्कुराकर धीरे से कहा तो आद्विका ने खुद को जब्त करने के लिए एक पल को आंखें बंद कर ली। उसने देवांश की ओर से अपना चेहरा फेर लिया था जो देख देवांश सीधा होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद देवांश अपने माता पिता के साथ वहां से चला गया तो आद्विका अनबनी सी होकर अपने कमरे में आ गई। उसके दिलो दिमाग में जो सवाल थे वो अपने परिवार से पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि उनके मुताबिक तो वो देवांश को पसंद करती थी। उन सबको तो यही लग रहा होगा कि वो खुद देवांश से शादी करना चाहती थी और अब उसके मन की पूरी हो गई है। उसने अगर किसी से इस बारे में कोई सवाल किया तो अब उस पर और गुस्सा करेंगे। लेकिन वो देवांश से शादी कैसे कर सकती है? वो कैसे भूल सकती है उसने माही के साथ कितना गलत किया था और अब उसके साथ भी जो हो रहा था उसका कारण भी तो वही था। आद्विका परेशान थी। वो देवांश से शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन ये बात वो अपने परिवार में किसी को बता भी नहीं सकती थी। अब क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे उठकर क्यों आ गई? चाहती क्या हो तुम? अब तो तुम्हारे मन की हो रही है ना? फिर क्यों मुंह तार के बैठी हो? शोभा ने उसके पास आकर खींचते हुए कहा। आद्विका कुछ नहीं बोले कि उसके कुछ बोलने का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया था। शोभा उसे दो पल घूरने के बाद वहां से चली गई और आद्विका अभी तक भी ये सोचने में असक्षम थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ देवांश बहुत खुश था और अब वो जल्द से जल्द आद्विका को अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। उसने तो अपने पेरेंट्स से सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवाने को भी बोल दिया था और उसके माँ बाप उसके उतावलेपन पर बस अफसोस करके रह गए। आशा ने कियारा को भी फोन करके देवांश का रिश्ता पक्का होने वाली बात बता दी लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि देवांश ने अपने लिए जो लड़की पसंद की है वो आद्विका है क्योंकि सगाई वाले दिन कियारा आद्विका और माही दोनों से बहुत खफा खफा सी थी। अगर उसे आद्विका के बारे में पता चला तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएगी। आशा ने यह सोचकर कि वो जब घर आएगी तब उसे बता देगी आद्विका के बारे में। उसने कियारा को जल्द से जल्द घर आने को बोल दिया था। जैसे कि देवांश चाहता था आशा ने पंडित जी से मिलकर सगाई और शादी दोनों का मुहूर्त निकलवा लिया जो ज़्यादा लंबा भी नहीं था। 15 दिन बाद सगाई और उसके 10 दिन बाद शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त पंडित जी ने बताया था। लेकिन आशा को ये बहुत जल्दी लगा। वो थोड़ा टाइम चाहती थी आखिर देवांश उसका इकलौता बेटा था और वो उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसने एक बार घर में इस बारे में विचार करने का सोचा। आशा ने घर में जिग्नेश और देवांश को बताया तो जिग्नेश को भी ये वक्त कुछ कम ही लगा लेकिन देवांश ने अपनी हामी भर ली।
वो इसी मुहूर्त में शादी करना चाहता था। उसकी जिद के आगे उसके माँ बाप एक बार फिर झुक गए थे। जिग्नेश ने प्रफुल्ल को फोन किया और उसे सगाई और शादी के मुहूर्त के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर प्रफुल्ल एकदम से परेशान हो गया था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो लोग शादी के लिए इतनी जल्दबाजी करेंगे। वो एक मध्य वर्गीय परिवार से था। आद्विका की सगाई और शादी दोनों के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। हालांकि अपने बच्चों की शादी के लिए उसने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, जैसे कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जोड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी इन सब का इंतजाम नहीं कर सकता था। उस पर देवांश के घर वाले हैसियत में उनसे कहीं ज्यादा थे। उसे आद्विका की शादी अपने बजट से थोड़ा आगे बढ़कर करनी होगी। वो जितना इन सब के बारे में सोच रहा था उतने ही परेशान होता जा रहा था। उसने जिग्नेश से कहा कि वो थोड़ा आगे का मुहूर्त देख ले, लेकिन जिग्नेश ने मना कर दिया, ये कहकर कि पंडित जी ने जो मुहूर्त निकाले हैं वो बहुत शुभ मुहूर्त है। जिग्नेश को कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पर अपनी बात का दबाव डालने में मजा आ रहा था। उसने प्रफुल्ल को सगाई की तैयारियां करने का बोलकर फोन रख दिया। प्रफुल्ल ने घर आकर जिग्नेश की बात शोभा और धवल को बताई तो वो दोनों भी सोच में पड़ गए। आद्विका जो कमरे से बाहर आ रही थी उसने भी अपने पापा की बात सुन ली। एक पल को तो वो हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में उनके पास पहुंच गई। इससे ज्यादा बर्दाश्त करना अब उसके बस में नहीं था। आप उन लोगों को मना कर दो, मुझे नहीं करनी है इतनी जल्दी शादी। वो उनके पास आकर बोली, तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी नहीं है। तुम्हारे पापा जो सोचेंगे वही होगा। तुम पहले ही हमें बहुत परेशानी में डाल चुकी हो। भगवान के लिए अब और परेशान मत करो हमें। शोभा ने उसे झिड़का। तुम अपने कमरे में जाओ, हम सोच लेंगे हमें क्या करना है। तुम्हें अगर हमारी इतनी ही फिक्र होती तो उस लड़के से कोई वास्ता ही नहीं रखती तुम। धवल उसे घूरते हुए बोला। आद्विका परेशान हो उठी। मेरे देवांश से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो उसे ढंग से जानती भी नहीं हूँ। आप लोग क्यों मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं? वो हताश होकर बोली, लेकिन उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सब अपनी परेशानी में परेशान थे। आद्विका उन सबको गुस्से में देखती वापस अपने कमरे में आ गई। उसे इस रह रहकर देवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। देवांश के घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। करीबी रिश्तेदारों को इनविटेशन भी दे दिया गया था। हालांकि इस बार जिग्नेश ने बहुत कम लोगों को देवांश की सगाई पर बुलाया था, और कारण था कि एक बार पहले भी देवांश की सगाई में एक बड़ा तमाशा हुआ था, और दूसरा आद्विका के परिवार वाले उनके मुकाबले बहुत कम स्तर पर थे। वो ज़्यादा लोगों को बुलाकर उन्हें बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। प्रफुल्ल ने भी बैंक से लोन लेकर आद्विका की सगाई और शादी का खर्च उठाने का सोचा था। कुछ पैसे उसने जोड़ रखे थे और कुछ पैसे वो बैंक से लोन पर ले रहा था, जिसे वो बाद में बिना किसी परेशानी के चुका सकता था। आद्विका का रिश्ता तय होने के बाद उसके आस पड़ोस और रिश्तेदारों में फैल गई थी। सब लोग शोभा प्रफुल्ल से आद्विका के ससुराल वालों के बारे में पूछ रहे थे। इस पर उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया था कि आद्विका का रिश्ते बताने वाली बुआ लाई थी और घर वालों को लड़का अच्छा लगा तो उन्होंने आद्विका का रिश्ता तय कर दिया। आद्विका के परिवार वाले इतने दिनों से सगाई की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन आद्विका से उन सबका बर्ताव अब भी बिल्कुल पहले जैसा ही था। आद्विका को तो अब ऐसी फीलिंग्स आने लगी थी मानो उसके परिवार पर अब वो बोझ बन गई है और उसका परिवार अब जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहता है। आज आद्विका और देवांश की सगाई थी। आद्विका और देवांश की सगाई के लिए भी वही हॉल बुक किया गया था जहां धवल और सलोनी की सगाई हुई थी, लेकिन डेकोरेशन थोड़ा अलग और उस दिन से महंगा था। सलोनी और उसके माता पिता भी आए थे। देवांश और उसके घर वाले और आद्विका के परिवार वालों ने उन सबका वेलकम किया। कियारा भी आई थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव अजीब से हो रखे थे। उसे जब से पता चला था कि देवांश आद्विका से शादी कर रहा है, तब से ही वो बहुत सबसे गुस्सा हो गई थी। उसने तो देवांश की सगाई में भी आने से मना कर दिया था। देवांश ने जब उसे समझाया तब जाकर वो सगाई में आने को तैयार हुई थी, और अब वो वहाँ का डेकोरेशन देखकर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। देवांश के बाकी रिश्तेदारों और उसके परिवार को भी वहाँ के इंतजाम कुछ खास पसंद नहीं आए थे, जो उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था, जबकि प्रफुल्ल ने अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किए थे। देवांश के दोस्त तन्मय और देव भी आए थे। सलोनी आद्विका के पास आ गई थी। सेजल और अपनी कुछ कजन्स के साथ एक कमरे में बैठी थी। उन्हीं सब ने मिलकर उसे तैयार किया था। उसने आज ग्रे कलर का लहंगा पहना था, जिसमें गुलाबी, पीले, हरे और नीले कलर के फूलों की खूबसूरत डिजाइन बनी हुई थी। कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी के अलावा उसने कोई और गहने नहीं पहने थे। बस दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियां थी। बालों को कर्ली किया था और चेहरे पर मेकअप भी हल्का फुल्का ही था। वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी की एक लंबी लकीर अभी भी खींची हुई थी। सलोनी उसके पास आकर बैठी तो वो जबरदस्ती मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद शोभा आद्विका को देखने आई तो उसे देखकर शोभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। नाराजगी अपनी जगह थी, लेकिन बच्चों की शादी के लम्हे माँ बाप के लिए बहुत खास होते हैं। शोभा ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाया और सलोनी और सेजल के साथ उसे बाहर आने को बोलकर वो चली गई। आद्विका सेजल के साथ बाहर हॉल में आई तो सब उसे देखने लगे। देवांश ने भी उसे देखा और दो पल को देखता रह गया।
उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आद्विका को उसके बगल में बैठाया। कियारा ने उसे देखकर इग्नोर किया। आद्विका ने भी उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। सगाई की रस्म शुरू हुई तो शोभा ने आद्विका को एक अंगूठी पहनाई और देवांश को पहनाने को कहा। देवांश ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। आद्विका कुछ पल को ठिठक सी गई। देवांश उसे घूरने लगा। आद्विका ने एक गहरी सांस लेकर उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी और अगले ही पल तालियों का शोर उठ गया। आशा ने भी देवांश को अंगूठी देते हुए आद्विका को पहनाने को कहा। देवांश ने अंगूठी पकड़ी और आद्विका की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन आद्विका ने अपना हाथ आगे नहीं किया तो 2 पल बाद देवांश ने खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसके रिंग फिंगर में वो डायमंड रिंग डाल दी। आद्विका की नज़र जब उस रिंग पर पड़ी तो उसका मन अजीब सा हो गया। ये वही रिंग थी जो उस दिन देवांश ने उसे पहनाई थी। उसकी आंखों के आगे अचानक ही माही का चेहरा घूम गया था। वो कैसे भूल सकती थी, ये वही शख्स था जिसने उस दिन माही का दिल तोड़ा था, उसकी बेइज्जती की थी। माही की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था इसने। अब उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है और इसमें शायद वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। आद्विका अपने ख्यालों से तब बाहर आई जब उसने अपनी नर्म उंगलियों पर देवांश की मजबूत उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। आद्विका ने चौंक कर उसे देखा। देवांश की नज़रें उसके हाथ पर थी। आद्विका की नर्म पतली उंगलियां और उसके पोरों पर लगी सुर्ख लाल मेहंदी देवांश को अट्रैक्ट कर रही थी। उसने बहुत से लड़कियों के खूबसूरत हाथ देखे थे, लेकिन वो मेहंदी से नहीं बल्कि नेल आर्ट से खूबसूरत लगते थे। आद्विका के हाथों पर लगी हल्की फुल्की मेहंदी और कलाई में पहनी थोड़ी बहुत चूड़ियाँ और सबसे अलग उसकी पहनाई वो नाजुक सी रिंग ऐसा लग रही थी मानो उसी की उंगली के लिए बनी हो। कम से कम देवांश को तो उस लम्हे यही लगा था। आद्विका ने अपना हाथ उसके हाथ से खींचा तो वो एक पल को चौंक गया। उसने कुछ नाराजगी से आद्विका को देखा। वो भी अपने चेहरे पर सख्ती लिए सामने देख रही थी। देवांश ने 2 पल उसे घूरा और फिर उसका हाथ पकड़कर इस बार उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां इस तरह जकड़ ली कि आद्विका उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। इस बार ये रिंग उंगली से निकलनी नहीं चाहिए। देवांश ने उसका हाथ उठाकर उसे खासा जताते हुए कहा तो आद्विका मन ही मन कुड़कर रह गई। सब देख रहे हैं, हाथ छोड़ो मेरा, वो खुद को जब्त करते हुए बोली। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, देवांश ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा। आद्विका ने अब उससे चेहरा फेर लिया। वो अजीब सी शर्मिंदगी से घिर गई थी। कुछ लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। देवांश जानबूझकर अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को सहला रहा था, जिससे आद्विका चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। आद्विका और देवांश की सगाई हो चुकी थी। रात जाने का कौन सा पहर था जब वो अपनी उंगली में चमचमाती उस डायमंड रिंग को देख रही थी। उसके घरवाले रिश्तेदार जो भी उस अंगूठी को देख रहे थे, सबके मुंह पर सिर्फ यही बात थी कि उसके भाग खुल गए हैं। वो बहुत खुशकिस्मत है जो उसे देवांश जैसा हमसफर मिलने वाला है। हालांकि इन सब के अलावा कुछ बातें भी उनके कानों में पड़ी। कुछ लोगों को लग रहा था कि आद्विका और देवांश का रिश्ता किसी रिश्ते वाली बुआ ने नहीं कराया, बल्कि आद्विका और देवांश का पहले से ही अफेयर चल रहा था। आद्विका ने खुद देवांश को अपने लिए पसंद किया था। कुछ औरतें तो बहुत दावे के साथ ये भी बोल रही थी कि उन्होंने बहुत बार आद्विका को देवांश की कार में आते जाते देखा था और आद्विका बस उन सब की बातें सुनकर रह गई थी। जब उसके अपने परिवार ने उस पर भरोसा नहीं किया तो फिर वो गैरों से इस बात की उम्मीद कैसे कर सकती थी। महज 10 दिन बाद उसकी देवांश के साथ शादी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस खामोशी से अपनी किस्मत को बदलते हुए देख रही थी। सगाई के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब कामों में मशगूल रहती थी, लेकिन आद्विका बिल्कुल गुमसुम सी एक तरफ बैठी रहती थी। अमूमन दुल्हन के चेहरे पर जो खुशी होती थी वो उसके चेहरे से गायब थी। शोभा को भी अब उसका व्यवहार खटकने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जब शादी उसके पसंद के लड़के से हो रही है तो आद्विका के चेहरे पर कोई खुशी दिख क्यों नहीं रही। इस वक्त तो उसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन वो तो कहीं से भी खुश नहीं दिख रही थी और ना ही अब तक हुई शादी की रस्मों में उसने आद्विका की तरफ से कोई उत्साह देखा था, जबकि उसे तो अपनी शादी की रस्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था। एक दिन शोभा के पास आशा का फ़ोन आया। वो चाहती थी कि आद्विका देवांश के साथ जाकर अपनी शादी का लहंगा और बाकी के कपड़े खरीद लें, लेकिन शोभा ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके यहाँ शादी से पहले लड़का और लड़की मिलते नहीं हैं। लेकिन आशा ने भी कह दिया कि वो देवांश के साथ कियारा को भेज देगी और उनके यहाँ ऐसे कोई रिवाज नहीं है जिसमें शादी से पहले दुल्हा दुल्हन ना मिलते हों। उनके परिवार में सबकी ख्वाहिश है कि आद्विका अपनी शादी के कपड़े खुद ही पसंद करे। और फिर ये सब सुनकर शोभा सिर्फ इतना ही बोल पाई कि वो एक बार आद्विका के पापा से पूछ कर बताएगी। शोभा ने फौरन प्रफुल्ल को फ़ोन करके इस बारे में पूछा, जिस पर पहले तो प्रफुल्ल ने मना कर दिया था, लेकिन फिर जब शोभा ने समझाया कि आद्विका के साथ बहुत जोर डाल रही थी इस बात पर, तो मजबूरन उसे इस बात के लिए मानना पड़ा। शोभा ने फ़ोन रख दिया और आशा को फ़ोन करके देवांश को भेजने का बोल दिया। आद्विका किचन की ओर जा रही थी जब शोभा ने उसे टोका। उसने रुककर अपनी मम्मी को देखा। थोड़ी देर पहले तुम्हारे सास का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि तुम देवांश के साथ जाकर अपनी शादी के कपड़े खरीद लो। मुझे कहीं नहीं जाना। जब हर चीज़ आप लोग अपनी पसंद अपने हिसाब से कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी के कपड़े मेरी पसंद के हैं या नहीं।
ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो चला था। शोभा उसे देखती रह गई। आद्विका ने किचन से पानी की बोतल ली और वापस अपने कमरे में चली गई। शोभा भी उसके पीछे कमरे में आई। आद्विका, जिद मत करो, देवांश थोड़ी देर में आएगा अपनी बहन के साथ हमारे घर। क्या सोचेगा वो और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? 1 हफ्ते बाद शादी है तुम्हारी उससे, वो चिढ़कर बोली। आद्विका एकदम से चुप हो गई। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी बस, वो जिद करते हुए बोली। शोभा ने कुछ बोलना चाहा तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शोभा आद्विका को घूरते हुए बाहर चली गई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो उम्मीद के मुताबिक दरवाजे पर देवांश और कियारा ही थे। देवांश ने उन्हें नमस्ते किया तो कियारा ने भी कर दिया। शोभा ने मुस्कुराकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों अंदर आ गए। उन्हें सोफे पर बैठने का बोलकर शोभा जल्दी से उनके लिए पानी ले आई। थैंक्स, बट आप आद्विका को जल्दी बुला दीजिए, हमें देर हो रही है। देवांश ने बिना पानी पिए ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। मैं बुलाकर लाती हूँ आद्विका को। शोभा उन दोनों से बोलकर आद्विका के कमरे की ओर बढ़ गई। आद्विका बेड पर बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। शोभा के माथे पर बल पड़ गए। वो दोनों बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। चाहती क्या हो तुम? वो उसके पास आकर दबी आवाज में गुस्से से बोली। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आद्विका, जिद मत करो बेटा, वो दोनों इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? वो अब नरमी से बोली। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आद्विका का दिल नरम पड़ गया। वो बिना कुछ बोले उठी और अलमारी से अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। शोभा ने राहत की सांस ली। भाई, मुझे तो लग रहा है आपकी होने वाली बीवी का शॉपिंग पर जाने का कोई इरादा ही नहीं। इतनी देर क्यों लगा रही है रेडी होने में? और आंटी भी अब तक नहीं आई। क्यारा देवांश से चिढ़कर बोली। देवांश उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही उन दोनों को शोभा आती दिखी। आद्विका अभी आ रही है, मैं तब तक आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। शोभा देवांश और क्यारा के पास आकर बोली। नहीं, आप प्लीज रहने दीजिए, हम चाय नहीं पीते। देवांश ने कुछ कहने से पहले ही क्यारा ने मना कर दिया तो शोभा उन दोनों के लिए शरबत ले आई। वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, इसीलिए उन दोनों ने एक एक घूंट पीकर वापस रख दिया। क्यारा मन ही मन चिढ़ रही थी क्योंकि आद्विका अभी तक नहीं आई थी। देवांश भी अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा था। शोभा एक बार फिर आद्विका के कमरे में आई। वो अपने बालों में कंघी फेर रही थी। जल्दी करो आद्विका, वो दोनों बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शोभा ने उसके पास आकर कहा तो उसने कंघी को गुस्से में टेबल पर पटक दिया और बेड पर रखा अपना दुपट्टा उठाकर गले में डालती वो बाहर चली आई। शोभा ने उसे उलझन के साथ देखा। उसका बर्ताव शोभा की समझ से परे था। आद्विका बाहर आई तो देवांश और क्यारा अपनी जगह से उठ गए। हम चलते हैं आंटी, मैं शाम तक आद्विका को घर ड्रॉप कर जाऊंगा। देवांश एक नज़र आद्विका पर डालकर उसके पीछे आती शोभा से बोला। ठीक है बेटा, बस थोड़ा ध्यान रखना और आद्विका को घर जल्दी छोड़ जाना। शोभा ने कहा तो देवांश ने सर हिला दिया, जबकि क्यारा ने शोभा को अजीब नजरों से देखा था। लेकिन फिर वो सर झटक कर आगे बढ़ गई थी। शोभा ने आद्विका का बैग उसके हाथ में दिया। देवांश ने आद्विका को चलने का बोला तो वो बिना देखे क्यारा के पीछे चली गई। देवांश भी उसके पीछे चला गया। वो तीनों गली के बाहर देवांश की कार तक पहुंचे तो देवांश ने कार अनलॉक करके उन दोनों को बैठने का इशारा किया। आद्विका देवांश के साथ आगे नहीं बैठना चाहती थी, इसीलिए उसने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन इससे पहले ही वो पीछे की सीट पर बैठती क्यारा फौरन आगे आ गई। थैंक्स, क्यारा ने एटीट्यूड के साथ मुस्कुरा कर कहा और पीछे की सीट पर बैठ गई। आद्विका उसे हैरानी से देखती रह गई। तुम्हारी जगह यहाँ है, देवांश ने आगे का दरवाज़ा खोलते हुए उससे कहा तो आद्विका सर झटक कर आगे बैठ गई। देवांश ने दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। क्यारा अपने फ़ोन में बिजी हो गई थी। देवांश ने सीट बेल्ट लगाकर आद्विका को देखा। वो अभी भी सीट बेल्ट लगाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर चिड़न भरे भाव थे। जब कुछ देर बाद तक उसे वो सीट बेल्ट नहीं बंधी तो देवांश ने अपना हाथ बढ़ाया। आद्विका उसे मना करने को हुई, लेकिन उससे पहले ही देवांश ने उसका हाथ हटाकर सीट बेल्ट बांध दी। आद्विका ने गुस्से से चेहरा फेर लिया। देवांश ने कार स्टार्ट कर दी। बस भाई, यही कार रोक दो। कुछ दूर जाकर एक जगह आकर क्यारा ने देवांश को गाड़ी रोकने को कहा तो उसने कार रोक दी। बाय भाई, एंड एंजॉय योर डे इफ पॉसिबल। क्यारा ने एक नज़र आद्विका को देखकर देवांश से कहा और अपना पर्स लेकर कार से उतर गई। बाय, टेक केयर, देवांश ने कहा तो वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। देवांश की कार से कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी। क्यारा जाकर उसमें बैठ गई। आद्विका अब तक भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। क्यारा उस कार में जाकर क्यों बैठी थी, ये बात आद्विका समझ नहीं पाई। तुम्हारी बहन कहाँ गई है? उसे हमारे साथ जाना था ना। आद्विका को अब समझ नहीं आया तो उसने देवांश से पूछ लिया। क्यारा की कार अब वहाँ से जा चुकी थी। अपने दोस्तों के साथ गई है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। देवांश ने उसकी ओर देखते हुए कुछ दिलचस्पी से कहा तो आद्विका अंदर तक सुलग गई। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, वो उसे घूरते हुए बोली और जैसे ही कार से उतरने लगी देवांश ने उसकी कलाई पकड़ ली और अगले ही पल देवांश ने उसे अपनी ओर खींचते हुए उसे अपनी गोद में बैठा लिया। आद्विका का पूरा बदन एक लम्हे को कांप सा गया। देवांश ने एक हाथ से उसकी कमर को जकड़ा और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन में डालकर उसका चेहरा अपने करीब किया। इतनी नाराज क्यों हो मुझसे?
अपने होने वाले हस्बैंड से कोई इतना रूड बिहेव करता है? वो उसकी घबराहट भरी आंखों में देखते हुए बोला। आदिका का डर के मारे बुरा हाल था, आंखें से एकदम पनीली हो गई। देवांश को अचानक ये एहसास हुआ कि उसने शायद ज़्यादा रिएक्ट कर दिया है। उसने फ़ौरन आदिका को उसके सीट पर बैठाया, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। आदिका, बताओ क्या प्रॉब्लम है? 1 हफ्ते बाद शादी है हमारी, और मुझे लग रहा है तुमने शायद अब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। तुम हो प्रॉब्लम। जब मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो क्यों क्यों भेजे तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे घर? वो गुस्से में बोली। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क आए थे। देवांश ने उसका हाथ छोड़ दिया और सीधा होकर बैठ गया। वो सब बातें भूल जाओ, उन सब का कोई मतलब नहीं है। वो सामने देखते हुए बोला। तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत है। वो अपनी आंखें साफ करते हुए गुस्से में बोली। मेरे साथ जो तुमने किया है वो शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन तुमने जो मेरे दोस्त के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपने उस दोस्त को हम दोनों के बीच लाना बंद करो। मेरा उसके साथ जो मैटर था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, तो बेहतर होगा तुम उस मैटर में खुद को घुसाना बंद करो। देवांश उसकी बांह पकड़कर सख्ती से बोला। आदिका उसे देखे गई। तुम बस खुश रहो, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। उसे चुप देखकर देवांश ने आगे कहा। तुम कितने खुदगर्ज हो, अपने अलावा तुम्हें कोई और दिखता ही नहीं है। वो गुस्से में उसकी बातों से चिढ़कर बोले। नहीं, तुम दिखती हो ना, तुम्हें पसंद करता हूँ, तभी तो तुमसे शादी कर रहा हूँ। वो आराम से बोला। अपनी खुदगर्जी को पसंदीदगी का नाम मत देना बंद करो। चिढ़ होती है मुझे, और तुम चिढ़ते हुए बहुत प्यारी लगती हो। देवांश ने उसकी बात पर गौर न करते हुए उसके गालों को हल्के से पिंच करते हुए कहा। तो आदिका थोड़ा और झुंझला गई। अब चलते हैं, वरना पूरा दिन बातों में ही निकल जाएगा। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जल्दी घर ड्रॉप करने को बोला है। देवांश ने गाड़ी एक बार फिर स्टार्ट कर दी। आदिका चुप होकर खिड़की से बाहर देखने लगी और देवांश ड्राइव करते हुए कभी कभी उसे देख लेता। देवांश उसे एक बुटीक पर ले आया। वहाँ लहंगे और साड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन था। देवांश ने उसे अपने लिए कुछ पसंद करने को बोला, लेकिन आदिका कुछ ढंग का पसंद ही नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग तो उन कपड़ों के प्राइस में ही उलझा हुआ था। इतने महंगे कपड़े उसने आज तक नहीं खरीदे थे, इसीलिए अपने लिए कुछ भी चुनने से वो डर रही थी। देवांश ने कुछ देर तो उसके उलझे हुए चेहरे को देखा और फिर आखिर में खुद ही उसके लिए कुछ साड़ियाँ और सूट वगैरह पसंद कर लिए। शादी के लिए उसने 2-3 लहंगे पसंद किए और आदिका को उन्हें ट्राई करने को बोला। आदिका जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सेल्स गर्ल्स के सामने वो मना नहीं कर पाई। आदिका ने पहले पिंक कलर का लहंगा ट्राई किया, जो उसे खास पसंद तो नहीं आया था, लेकिन देवांश को अच्छा लगा था। वो पहनकर आई, अच्छा नहीं लग रही थी, लेकिन देवांश ने उसे दूसरा ट्राई करने को बोला, तो वो व्हाइट कलर का लहंगा लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई थी। सफ़ेद कलर के लहंगे में उसका गुलाबी चेहरा निखर के आ रहा था। वो उसमें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी देवांश ने उसे तीसरा लहंगा ट्राई करने को बोला, ये सोचकर कि शायद ये वाला इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। और वो लहंगा वाकई सबसे ज़्यादा अच्छा था। आदिका पर बहुत जच रहा था। वो वाइट कलर का लहंगा था, जिसमें ग्रीन और रेड कलर की खूबसूरत कढ़ाई और जरी का काम था। रेड और ग्रीन कलर का ब्लाउज था और साथ ही रेड कलर का घरचोला दुपट्टा था, जिस पर हैवी ग्रीन कलर की बॉर्डर थी। वो लहंगा पूरी तरह पारंपरिक गुजराती दुल्हन वाला लुक दे रहा था। आदिका को भी वही लहंगा पसंद आया था, लेकिन उसने देवांश से नहीं कहा। लेकिन देवांश ने भी वही लहंगा पसंद किया था। देवांश ने पेमेंट किया और फिर वो दोनों बाहर आ गए। शाम होने को आई तो देवांश ने सारे शॉपर बैक सीट पर रखे और फिर आदिका को बैठने का बोलकर वो खुद भी कार में बैठ गया। भूख लग रही होगी ना तुम्हें, कुछ खाओगी? देवांश ने कार स्टार्ट करते हुए उससे पूछा। नहीं, आदिका ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तुम में लड़कियों वाली एक भी क्वालिटी नहीं है। देवांश ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला। क्या मतलब? आदिका ने आंखें फाड़कर उसे देखा। मोस्टली लड़कियां शॉपिंग करने को डेस्परेट रहती हैं और बाहर डिनर करना भी अमूमन उनके विश लिस्ट में शामिल होता है, लेकिन तुम तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लगता है लड़कियों पर पीएचडी कर रखी है तुमने। आदिका ने उस पर तंज कसा। ऐसा ही कुछ समझ लो। वो भी मुस्कुराकर बोला और गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ ली। रेस्टोरेंट में जाकर भी आदिका ने कुछ भी ऑर्डर करने से साफ मना कर दिया, लेकिन देवांश भी कम नहीं था। उसने आदिका के लिए खुद ऑर्डर किया और जब उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया तो उसने अपने हाथों से खिलाया भी। आसपास लोग बैठे थे। आदिका बस उसे घूर कर रह गई। देवांश मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसको कहीं ना कहीं आदिका को तंग करने में मज़ा जो आ रहा था। खाना खाने के बाद देवांश ने आदिका को उसके घर ड्रॉप किया और फिर अपने घर चला गया। रात को देर तक आदिका आज उसी के बारे में सोचती रही। आज सारा दिन देवांश ने उसके साथ बहुत जेंटली बिहेव किया, बिल्कुल वैसे ही जैसा हर लड़की अपने होने वाले पति से चाहती है। वो हर बात में उसे नाराज़गी दिखाती रही और उसने एक बार भी उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसका बर्ताव बहुत नरम था उसके साथ। उसके दिमाग में अचानक ही वो लम्हा घूम गया जब देवांश ने उसे अपनी गोद में बिठाया था। उसके अंदर अचानक ही सिरहन सी दौड़ गई उस लम्हे को याद करके। ऐसा लगा मानो गर्दन पर अभी भी उसकी उंगलियों का स्पर्श ताज़ा हो। वो कितने हक से उसे छू लेता था। अब तो शायद उसे हक हासिल था, लेकिन पहले भी उसने कई बार उसी हक से हाथ पकड़ा था उसका।
आदिका ने आज से पहले कभी अपनी ज़िंदगी में देवांश जैसा इंसान नहीं देखा था। वो उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। आज भी जब देवांश ने उसे गोद में बिठाकर खुद के करीब किया था तो उसके दिमाग में पहला ख्याल ही ये आया था कि वो उसे किस करने वाला है। वही सोचकर उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे, जबकि देवांश का तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। उसे अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। वो भी क्या सोच बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक सच्ची मुस्कान, वो भी एक लंबे वक्त के बाद। वरना बीते दिनों में जो कुछ उसके साथ हुआ उसकी वजह से उसकी हंसी तो कहीं खो सी गई थी। कुछ लम्हों के लिए ही सही, लेकिन उसके होंठों पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई थी और कारण कहीं न कहीं देवांश ही था। आदित्य और देवांश की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। शादी को 3 दिन रह गए थे। दोनों के घरों में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। हितेन आदित्य की सगाई में नहीं आ पाया था, लेकिन शादी में वो अपने परिवार के साथ आया था और वो आते ही आदित्य के पास पहुंच गया। उसने जब से आदित्य की सगाई की तस्वीरें देखी थी उसके दिमाग में तब से बहुत सारे सवाल थे। आदित्य, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी शादी इतनी जल्दी, और मैंने देखी तुम्हारी सगाई की तस्वीरें। तुम्हारी शादी जिससे हो रही है वो वही लड़का है ना जिससे हम उस रात आइसक्रीम पार्लर में मिले थे? हितेन ने उससे एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले, जिस पर आदिका एक पल को चुप हो गई। वही है, वो कुछ पल बाद बोली। हितेन ने शॉक्ड होकर उसे देखा। लेकिन तुमने तो कहा था उसकी शादी तुम्हारे दोस्त से होने वाली है। वो उसकी बातें याद करते हुए बोला। आदिका का गला एकदम से भर आया। उसे रह रहकर इसी बात का तो पछतावा हो रहा था कि जिस लड़के से माही के साथ इतना गलत किया वो उसी से शादी कर रही है। अब उसे एहसास हो रहा था कि रेनू ने जो कुछ उससे कहा वो शायद बहुत हद तक सही था। अगर रेनू की जगह अगर वो खुद भी होती तो शायद वैसे ही रिएक्ट करती। देवांश ने माही के साथ जो किया कहीं ना कहीं उसका कारण वो भी थी, और यही बात उसके दिल में शूल की तरह चुभ रही थी। कहाँ खो गई? हितेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने उसे देखा। माही और देवांश का रिश्ता बहुत पहले ही टूट गया था। कुछ वक्त पहले देवांश के पेरेंट्स आए थे देवांश का रिश्ता लेकर। घर में सबको देवांश पसंद आया तो पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया उससे। घर में सब खुश तो थे, मैं भी मना नहीं कर पाई। वैसे भी देवांश बहुत अच्छा लड़का है। तुम खुश हो ना? मुझे तो कभी लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी शादी करोगी। हितेन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे सीधा सवाल किया। आदिका उसे देखने लगी। वो शायद पहला इंसान था जो शादी को लेकर उससे ये सवाल कर रहा था कि वो खुश है या नहीं, वरना तो किसी ने उससे उसकी मर्जी पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। उसका मन भारी होने लगा था। उसे किसी तरह हाँ में सर हिलाया और हितेन के हाथ पर अपने कंधे से हटाती हुई बोली, तुम भी ना आते सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना लंबा सफ़र था, तुम थक गए होंगे। वो उससे नजरें चुरा कर बोली और कमरे से बाहर चली गई। हितेन चाहकर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। वो जिस आदिका को छोड़कर गया था उसकी आंखों में तो एक अलग ही चमक थी। चेहरे पर एक जानदार मुस्कान रहती थी। उससे बहुत कुछ खुलकर बात किया करती थी, लेकिन आज वो बहुत बदली हुई सी लगी। जवाब भी ऐसे दे रही थी मानो बोलने से पहले बहुत सोच समझ रही हो। आदिका बाहर आई। उनके घर का आंगन रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हितेन की मम्मी ने उसे देखा तो उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी। आदिका भी जल्दी से आकर उनके गले लग गई। उसकी आंखों में ठहरे आंसू अब बाहर छलक आए थे। उसने भी आंसू पोंछने की कोई कोशिश नहीं की कि वो उनके गले लगकर रो दी, कि वो जानती थी कि अब उसे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबको सिर्फ यही लगेगा कि वो अपनी मासी से मिलकर भावुक हो गई है, जबकि वो इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि चंद दिनों में उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उसने नहीं सोचा था उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। आदिका के घर में गणेश स्थापना हुई और अगले दिन हल्दी की रस्म निभाई गई। देवांश के घर से आदिका के लिए हल्दी आई थी। सब औरतों ने उसे हल्दी लगाई और उसके नए खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया। वो चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट लिए सबके बीच बैठी रही। सेजल और शोभा बहुत भावुक हो गई थी। 2 दिन बाद आदिका उनसे दूर चली जाएगी ये सोचकर ही उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। और फिर जब सेजल ने उसे हल्दी लगाई तो वो खुद को और नहीं रोक पाई। आदिका के गले लगकर रो पड़ी। आदिका ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन पलकें उसकी भी भीग गई थी। शोभा की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रफुल्ल जो उधर किसी काम से आया था, सेजल और राधिका को रोता देख उनकी आंखों में भी गीली हो गई। वह ज्यादा देर रुक नहीं पाए और वहीं से वापस चले गए। बच्चे चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, माँ बाप के दिल में उनके लिए प्यार कभी कम नहीं होता। और बेटी की शादी तो ऐसा संवेदनशील वक्त होता है कि हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। हितेन की मम्मी ने आकर सेजल को चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो रोती हुए वहां से चली गई। पीछे आदिका भरी भरी आंखों से उसे देखे गई। आदिका नहाने के बाद सेजल के पास आई तो वो कमरे में अकेली बैठी रो रही थी, लेकिन पलकें अभी भी गीली थी। आदिका ने 2 पल रुककर उसे देखा। अक्सर जिस भाई बहन से हम सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, पिछड़ते वक्त दुख भी सबसे ज़्यादा उन्हीं से दूर होने का होता है। आदिका चलकर उसके पास आई और उसके पास बेड पर बैठ गई। तुम इतना क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं चली जाऊंगी तो ये पूरा कमरा तुम्हारा हो जाएगा। आदिका उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए बोली, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। वो उससे लगकर एक बार फिर रो पड़ी।
आदिका ने उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों को चूम लिया। रोना बंद करो सेजल, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, तुमसे मिलने आती रहूंगी। इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे तुम। आदिका ने उसके आंसू साफ करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। तभी किसी ने सेजल को बाहर से आवाज लगाई तो आदिका ने उसके बाल ठीक करते हुए उसे जाने का इशारा किया। सेजल उठकर चली गई। आदिका एक बार फिर गुमसुम होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान फोन से अपनी ओर खींचा। उसके जाकर अपने फ़ोन को देखा तो उस पर देवांश का नाम फ्लैश हो रहा था। आदिका ने फ़ोन वापस रख दिया। उसका किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन देवांश ने उसे फिर कॉल किया तो आदिका को मजबूरन उठाना पड़ा। उसने फ़ोन पिक करने के कान से लगाया, लेकिन बोली कुछ नहीं। क्या कर रही थी, फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? उधर से देवांश ने सबसे पहले यही पूछा। मैं बाहर थी, फ़ोन कमरे में रखा हुआ था, वो रूखेपन से बोली। हल्दी तो लग गई होगी तुम्हें अब तक? देवांश ने मुस्कुराकर पूछा। उसने उदासी से सिर्फ इतना ही कहा। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बोलूं? अब ये भी मैं बताऊं? वैसे तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, बहुत अलग साउंड कर रही है। मेरा गला खराब हो गया है, सुबह बहुत सारी आइसक्रीम खा ली थी, अब तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। आदिका ने साफ झूठ बोला ताकि वो फ़ोन रख दे। फाइन, तो मत बोलो कुछ भी, बस मेरी बातें सुनती रहो, देवांश ने कहा तो आदिका ने चिढ़कर एक लम्हे को अपनी आंखें मींच ली। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि माही मुंबई चली गई है? देवांश ने पूछा तो वह कुछ शौक सी गई। तुम्हें किसने बताया? आदिका ने उसी से सवाल किया। तुम शायद भूल रही हो, मेरी मॉम और माही की मॉम गुड फ्रेंड्स हैं। मुझे मॉम से पता चला, रेनू आंटी ने मॉम को बताया होगा शायद। ओह, आदिका के मुंह से निकला। मतलब माही हमारी शादी में नहीं आएगी? देवांश ने पूछा तो आदिका उदास हो गई। नहीं, उसने उदासी के साथ कहा, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया था तुम्हारी और उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी, और वो तुम्हारी शादी में नहीं आएगी। आई एम सरप्राइज्ड, देवांश ने कहा तो आदिका को लगा मानो वो उस पर टोंट कर रहा है। तुम हमारी दोस्ती के बारे में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा, आदिका ने तल्खी से कहा। फ़ोन काट दिया। देवांश ने भी दोबारा उसे कॉल बैक नहीं किया। वो अपना सर हाथों में थाम कर बैठ गई। कुछ देर बैठी रही, फिर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और देवांश को कॉल किया, लेकिन देवांश ने नहीं उठाया। पर आदिका को इस वक्त उसकी ज़रूरत थी, इसीलिए उसने दोबारा कॉल किया। इस बार भी देवांश ने नहीं उठाया और उसने एक बार फिर किया और फिर देवांश ने नहीं उठाया। आखिर में 5वीं बार में जाकर देवांश ने फ़ोन उठाया। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसके फ़ोन उठाते ही आदिका बोली तो दूसरी तरफ देवांश हंसा। वो तो मैं तुम्हारी बैक टू बैक आई 5 मिस कॉल को देखकर ही समझ गया था, बिना मतलब कि तो तुम मुझे फ़ोन करने से रही। देवांश ने उस पर तंज कसा तो आदिका को एक पल को झेप गई, लेकिन अगले ही पल वो संभली थी। तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो, बोलो क्या बात करनी है? एक हेल्प चाहिए थी तुमसे, करोगे? तुमने इतने प्यार से पूछा है तो कैसे मना कर पाऊंगा, देवांश ने अपनी मुस्कुराहट होठों में दबाते हुए कहा। तो आदिका एक पल को हड़बड़ा गई। मुझे माही का नंबर चाहिए, आदिका ने आंखें बंद करते हुए एक ही सांस में बोल दिया। माही का नंबर? क्यों, क्या तुम्हारे पास नहीं है? देवांश ने कंफ्यूज होकर पूछा। अगर मेरे पास होता तो मैं तुमसे थोड़ी ना बोलती। मेरा मतलब है मेरे पास उसका जो नंबर है वो बंद आ रहा है। माही ने शायद दूसरी सिम खरीदी है, तुम मुझे उसका नया नंबर ला दो। हाँ, लेकिन रेनू आंटी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने माही का नंबर मांगा है। वो नाराज़ है मुझसे, मुझे माही का नंबर नहीं देंगी, वो आखिर में हताश होकर बोली। देवांश भी 2 पल को चुप हो गया। वैसे तो रेनू आंटी मुझे भी उसका नंबर नहीं देंगी, बट मैं ट्राई करता हूँ, देवांश ने कहा तो आदिका ने फ़ोन रख दिया। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद देवांश माही का नंबर उसे ला देगा। दूसरी तरफ देवांश सोच रहा था कि कैसे माही का नंबर लिया जाए, क्योंकि रेनू से तो वो डायरेक्ट मांग नहीं सकता था कि रेनू तो उसे माही का नंबर बिल्कुल भी नहीं देने वाली थी। ऐसे में देवांश को अब सिर्फ अपनी मॉम नज़र आ रही थी। वो कुछ सोचकर आशा के पास चला गया और आशा से बोला कि वो रेनू से माही का नंबर ले, जिस पर आशा ने हैरत से उसे देखा। माही का नंबर क्यों चाहिए अब तुम्हें? वो पहले हैरान हुई थी, लेकिन फिर गुस्से में पूछा। एक काम है मॉम, एंड डोंट वरी, कुछ गलत नहीं करने वाला। आप प्लीज़ रेनू आंटी से माही का नंबर ले लो। बिल्कुल नहीं, मैं रेनू से कोई नंबर नहीं लेने वाली। पहले ही उसने जब से तुम्हारी और आदिका की शादी का सुना है, मुझसे बहुत नाराज़ से रहने लगी है। ऐसे में किस मुँह से और क्या बोलकर माही का नंबर लूँ उससे? आशा ने साफ मना कर दिया और वहाँ से चली गई। देवांश फिर से सोच में पड़ गया कि माही का नंबर कहाँ से ले। आज आदिका की मेहंदी थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ तो वो अब कमरे में चुपचाप बैठकर अपने हाथों को देख रही थी। उसकी हथेली पर देवांश का नाम जगमगा रहा था और जैसे ही उसकी नज़र देवांश के नाम पर पड़ी, उसके चेहरे पर नागवारी छा जाती। उसने आज सारा दिन देवांश के फ़ोन का इंतज़ार किया था। उसे लगा था कि वो ज़रूर माही का नंबर उसे देगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने शायद उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली। वो तो शायद उसकी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी शादी के फंक्शन एंजॉय कर रहा होगा। आदिका ने चिढ़कर उसके बारे में सोचा और फिर सर झटक कर अपने हाथ और पैरों को देखने लगी।
मेहंदी लगभग सूख चुकी थी। उसने अपना सर बेड के क्राउन से लगाकर आंखें बंद कर ली। उसे कुछ सुकून चाहिए था, लेकिन वो सुकून अब मिलना शायद नामुमकिन था। कल उसकी देवांश के साथ शादी थी और ये बात रह रहकर उसे बेचैन कर रही थी। उसका फोन रिंग हुआ तो उसने आंखें खोलकर फोन को देखा। देवांश की कॉल आ रही थी और आज उसने बिना देर के जल्दी से फोन उठा लिया। तुम्हें माही का नंबर मिला? आदिका ने फौरन पूछा। हाँ, मिल गया है, देवांश ने गहरी सांस लेकर कहा। तो वो जानता था कि उसने कैसे माही का नंबर हासिल किया था। आदिका उसकी बात पर सुनकर खुश हो गई। चलो जल्दी से मुझे सेंड करो, आदिका ने खुश होकर कहा। नो, एक शर्त पर माही का नंबर दूंगा। कैसी शर्त? आदिका की मुस्कुराहट थोड़ी धीमी पड़ गई। अपनी मेहंदी की फोटो सेंड करो, तभी मैं तुम्हें माही का नंबर दूंगा, देवांश ने आराम से कहा। उसने कल भी आदिका को हल्दी की फोटोज भेजने को कहा था, लेकिन आदिका कोई बहाना बना गई थी। लेकिन आज देवांश उसके झांसे में नहीं आने वाला था। उसके पास सुन आदिका की भवें जुड़ गई। तुम आराम से सोच लो, तुम अपनी फोटोज सेंड करोगे तो मैं माही का नंबर तुम्हें सेंड कर दूंगा। उसे चुप देखकर देवांश ने कहा। फोन रख दिया। आदिका ने 2 पल फोन को घूरा और फिर सेजल को आवाज लगाई। उसके बाद मानने के अलावा फिलहाल कर भी क्या सकती थी। सेजल फौरन ही उसके पास आ गई और उसे सवालिया नजरों से देखा। मेरी मेहंदी की कुछ फोटोज खींच दो। क्यों? सेजल ने उसका फोन उठाते हुए ही पूछ लिया, जिस पर आदिका बुरी तरह चिढ़ गई। ज्यादा सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो, आदिका ने उसे घूरते हुए कहा। तो सेजल मुंह बनाकर उसके हाथों की और पैरों की मेहंदी की अलग अलग एंगल से फोटोज देने लगी। अब जाओ, आदिका ने उससे फोन लेते हुए कहा। तो सेजल जाने के लिए उठ गई। आदिका ने उस पर ध्यान न देते हुए अपना फोन अनलॉक किया और अपनी मेहंदी की फोटोज देवांश को सेंड कर दी। ओह, तो जीजू ने आपकी मेहंदी की फोटोज मांगी हैं। सेजल की आवाज़ सुन आदिका बुरी तरह हड़बड़ा गई। उसने सर उठाकर अपने बगल में देखा तो सेजल उसके पास खड़ी उसकी ओर झुकी हुई थी। आदिका ने उसकी ओर देखा तो वो जल्दी से सीधी हुई। मैं बस जा ही रही थी, सेजल ने मुस्कुरा कर कहा। वहां से भाग गई। आदिका बस उसे घूर कर रह गई। तब भी देवांश का फोन भी आ गया। उसने पिक करके कान से लगाया। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि दुल्हन की मेहंदी में दुल्हे का नाम भी होता है। तुम्हारी मेहंदी में मुझे अपना नाम नहीं दिखा, देवांश ने अनजान बनते हुए कहा। तुम्हें नाम नहीं दिखा मतलब तुम्हारा नाम नहीं लिखा है मेरी मेहंदी में। शायद मेहंदी वाली लिखना भूल गई थी। आदिका ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया। सच में नहीं लिखवाया था? देवांश ने फिर पूछा। नहीं, आदिका ने साफ मना किया। नाम तो होगा, लेकिन शायद फोटो में मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। पर कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही दिन की बात है। कल रात तुम मेरे साथ होगी, मेरे पास होगी। मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ पे लेकर बहुत बारीकी से तुम्हारी मेहंदी देखूंगा। तब शायद मुझे तुम्हारी मेहंदी में कहीं ना कहीं अपना नाम दिख जाएगा, देवांश ने गहरी आवाज में कहा। तो आदिका अंदर तक सिहर उठी। उससे कुछ बोला नहीं गया। देवांश उसकी खामोशी महसूस कर खुलकर मुस्कुराया। मैं माही का नंबर सेंड करता हूँ, देवांश ने अपनी मुस्कुराहट समेटते हुए कहा और फोन रख दिया। जबकि उसकी बातें अभी तक भी आदिका के कानों में गूंज रही थी। मैसेज ट्यून की आवाज़ सुन उसने अपना सर झटका। देवांश ने माही का नंबर भेज दिया था। वो माही का नंबर देख मुस्कुराई और जल्दी से उसे फ़ोन किया। वो माही से बात करने के लिए बहुत बेसब्र थी। 2-3 रिंग्स के बाद जब माही ने उसका फ़ोन उठाया तो आदिका उसकी आवाज़ सुन थोड़ा इमोशनल हो गई। आदिका? उसे चुप देख माही ने फिर उसका नाम लिया। तुम तो मुझे वहाँ जाते ही भूल गई, एक बार भी फ़ोन नहीं किया। लगता है नए दोस्त मिल गए हैं तुम्हें वहाँ। आदिका ने उसे शिकायत की। सॉरी यार, मैंने कहा था तुम्हें फ़ोन करूँगी, लेकिन मुंबई आते वक्त मम्मा ने मेरा पुराना फ़ोन अपने पास रख लिया और मुझे एक नया फ़ोन दे दिया, और उसमें सिवाय मम्मा पापा के किसी और का नंबर नहीं था। मैं कैसे तुम्हें फ़ोन करती? माही मायूस होकर बोली। कैसी हो, वहाँ मन लग गया तुम्हारा? आदिका ने एक पल रुक कर पूछा। कर रही हूँ धीरे धीरे एडजस्ट। मुंबई इतनी बुरी भी नहीं है। आखिर की बात पर वो मुस्कुरा कर बोली तो आदिका भी मुस्कुरा दी। तुम कैसी हो? मम्मा ने बताया था कि तुम्हारी और देवांश की शादी फिक्स हो गई है। माही ने 2 पल ठहर कर पूछा। आदिका एकदम से चुप हो गई। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। आद्विका? उसके चुप्पी महसूस कर माही ने उसका नाम लिया। कल मेरी शादी है, वो धीरे से बोली। तुम खुश हो? माही उससे सिर्फ उसके बारे में बात कर रही थी। नहीं, आद्विका ने उसे सच बताया। एक वही थी जिससे वो अपने मन का हाल बेझिझक बयां कर सकती थी। तो क्यों हाँ की देवांश से शादी के लिए? माही हैरान हुई। उसकी मम्मा ने उससे कहा था कि आदिका अपनी शादी से बहुत खुश है। वो तो हमेशा से चाहती थी देवांश से शादी करना। रेनू ने आदिका के खिलाफ बहुत कुछ उससे कहा था, लेकिन माही को यकीन नहीं आया था कि उसकी दोस्त इतनी भी कच्ची नहीं थी। सालों से जानती थी आदिका को, उसे भरोसा था आदिका पर। वो अच्छे से जानती थी जब तक वो उसके साथ थी उसके दिल में देवांश के लिए कोई एहसास नहीं था। उसने खुद देखा था उसे देवांश से दूर रहते हुए। लेकिन फिर भी जब रेनू ने बताया कि देवांश और आदिका का रिश्ता पक्का हो गया है, तब उसके मन में कुछ खटक सा गया था। वो आदिका से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसका नंबर ही नहीं था। और फिर इतने दिन उसके भी बहुत बेचैनी से गुजरे थे। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ था माही। देवांश ने मुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली थी। मेरे परिवार भी उसके लिए मान गया तो मैं बेबस हो गई। अब कल शादी है, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये गिल्ट खाया जा रहा है कि मैं उस इंसान की ज़िंदगी में शामिल होने जा रही हूँ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया।
उसे देखती हूँ तो उसने जो तुम्हारे साथ किया वो याद आ जाता है। उससे दूर होना मुमकिन नहीं है और उसे अपना भी नहीं पा रही हूँ। खुद को तुम्हारी मुजरिम समझने लगी हूँ मैं। क्या रेनू आंटी की तरह तुम भी मुझे गलत समझती हो? आंखों में अचानक ही नमकीन पानी उतर आया। सब उसे गलत समझते थे, अब अगर माही ने भी उसे गलत समझा तो शायद वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। आदिका, आई ट्रस्ट यू यार। हमारी दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है कि कोई भी तीसरा इंसान आकर हमारी दोस्ती तोड़ दे। तुम कुछ भी गलत मत समझो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत तो शायद मैं करके बैठी हूँ तुम्हारे साथ। मुझे अंदाज़ा है कि मेरी और देवांश की गलतियों के कारण तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। तुम बहुत समझदार हो, तुम अच्छे से जानती हो तुम कहीं भी गलत नहीं थी, फिर क्यों खुद को दोषी मान रही हो? मेरे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन देवांश तो गलत था ना। मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। कर दो उसे माफ़ आदिका। जब तक उसे माफ़ नहीं करोगी उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाओगी, और तुम्हें अब उसके साथ ही आगे बढ़ना है। वो तुमसे शादी कर रहा है, मतलब वो तुम्हें चाहता है। जो उसने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ कभी नहीं करेगा। तुम खुश रहोगी उसके साथ। अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी अपनी गिल्ट से बाहर निकल पाऊंगी। वो उसे समझाते हुए बोली। माही, जब आंटी ने तुम्हें बताया मेरे और देवांश की शादी के बारे में, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? आदिका ने अपने मन में चलता सवाल उससे पूछा। नहीं, माही ने फौरन कहा। सच में? आदिका यकीन नहीं कर पाई थी। हाँ, सच में। मैं उसके लिए अब कुछ फील नहीं करती। मेरे दिल में उसके लिए जो भी था वो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब उसने मुझसे सगाई तोड़ दी थी। वो अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, लेकिन मेरी दोस्त मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब अगर उसने मेरी दोस्त को परेशान करने की कोशिश की तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आखिर में वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली तो आदिका का दिल भी कुछ हल्का हुआ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ माही। तुम मेरी शादी में नहीं आओगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आदिका उदास होकर बोली तो माही के चेहरे पर भी उदासी की लकीरें खिंच गई। शायद भगवान को यही मंजूर था। आदिका, तुम प्लीज़ अपना मन छोटा मत करो। शादी बार बार नहीं होती। कल शादी है तुम्हारी, तुम बस खुश रहो और अपनी आने वाली खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में सोचो। देवांश के साथ एक नई शुरुआत करो। अपना ध्यान रखना तुम। बाय। आदिका ने कहा तो माही ने भी उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर फ़ोन रख दिया और फिर एक गहरी सांस ली। उसने आदिका को बोला था कि उसे देवांश और आदिका की शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच बात तो ये थी कि उसके दिल में कुछ चुभा था उनकी शादी का सुनकर, और अभी भी वो उस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। लेकिन उसने ये आदिका को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी गिल्ट में जिए। आखिर आदिका के इन सब में गलती ही क्या थी? उसके साथ जो किया वो सिर्फ देवांश ने किया था। वो कमज़ोर नहीं थी, उसे यकीन था कुछ दिनों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। वो एक्सेप्ट कर लेगी आदिका और देवांश की शादी को। आखिर उसे देवांश से प्यार तो नहीं हुआ था, बस कुछ फीलिंग्स आ गई थी उसे लेकर जिन्हें यकीनन वो अपने दिल से निकाल ही देगी। दूसरी तरफ आदिका भी माही से बात करके अब बहुत हद तक राहत महसूस कर रही थी। जो पछतावा उसे मन ही मन घेरे हुए था वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया था। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और देवांश के बारे में सोचा। माही ठीक कह रही थी, उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना ही होगा, कि अब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं रह गया था। रहना तो अब उसे देवांश के साथ ही था, और अब ये उसे डिसाइड करना था कि वो उसके साथ कैसे रहती है। टू बी कंटिन्यूड।